हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एडवाइस बाय अबरार। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो सोर्स ऑफ इनकम के रिलेटेड है, बैंक स्टेटमेंट्स के रिलेटेड है। और ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पे और मुझे पर्सनल मैसेज में काफ़ी सारे लड़कों ने पूछे हैं। तो एक ने तो ये भी कहा है कि शायद बैंक स्टेटमेंट और सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं बता रहा, शायद ये यूट्यूब के ऊपर ऐसी चीज़ें डिस्कस करना अलाउ नहीं है। तो ऐसा कोई कोई बात नहीं है ऐसी, आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। लेकिन हर इस सोर्स ऑफ इनकम और बैंक स्टेट के केस में ना हर बंदे का जो केस होता है वो डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए शायद सारे लोग इसके ऊपर बात नहीं करते। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, क्लाउडी है बाहर। और आज इनका ईस्टर है। ईस्टर का मतलब ये है कि आज इनकी ईद है। आज जो डेट है वो है 4-5 संडे है, पता नहीं डेट क्या है। तो खैर बाहर ईस्टर चल रहा है और गलियां सुनसान है आज। तो खैर हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने किसी ने पूछा था वो ये है कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एक्चुअली होता क्या है कि आपकी फैमिली का गुजर बसर किस चीज़ पे होता है, कहाँ से पैसे आते हैं कहाँ से जाते हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम होता है। और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं दोबारा मैं अपना केस मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल हो बातें। आपका केस डिफरेंट भी हो सकता है। तो जैसे मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, हमारी रेंटल प्रॉपर्टी है। मैंने इस तरह की चीज़ें बताई। एग्रीकल्चर लैंड की मैंने एग्रीकल्चर की ज़ाहिर ज़मीन के कोई डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने लगा दिए थे। रेंटल प्रॉपर्टी थी उनकी मैंने एक गवर्नमेंट का एक लेटर होता है उसके ऊपर ना आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ लिखी हुई होती है कि इस प्रॉपर्टी की क्या वर्थ है, मैंने वो भी शो की थी। और मैंने अपने ना जो एग्रीमेंट हुए हुए होते हैं ना डिफरेंट लोगों के साथ, वो भी मैंने शेयर किए थे कि इसका मुझे इतना रेंट मिल रहा है। तो मैंने तो ऐसे शो किया था। आपका केस जैसे भी है आपने उस हिसाब से शो करना है। अच्छा, एक दो चीज़ें ना सोर्स ऑफ इनकम के अंदर ना आप ये दो तीन चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। वो ये हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई एसेट है। एसेट का ये मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हो, जो आपकी फैमिली के लिए वैल्यू रखती हो। जैसे समझ लो कि आप कहो मेरे पास 50 भैंसें हैं, मेरा डेयरी फार्म है और डेयरी फार्म के ऊपर 50 भैंसें हैं। या मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है और वो 100 कनाल है। 100 कनाल की ज़ाहिर है अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में भी उसकी वर्थ कैलकुलेट करें तो वो यूरो में काफ़ी सारी बनती है। तो उसके ऊपर आप ना ये मेंशन करवा देना कि ये इतनी वर्थ इसकी बनती है और ये यूरोस के अंदर इतनी है। तो वो एक किस्म का आपका एसेट ही डिक्लेयर होता है और आप ज़ाहिर है उससे कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम कर लेते हो। तो मैंने तो ऐसे शो किया था। मैंने अपनी रेंटल प्रॉपर्टीज़ की भी वर्थ शो की थी कि इतनी वर्थ है। और डेयरी फार्म के भी, डेयरी फार्म नहीं, जो एग्रीकल्चर लैंड थे, जो फार्म थे, उनका मैंने शो किया था। तो आप अपनी मर्ज़ी से शो कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का ये हो गया। लेकिन आपके पास जो जो आपके पास एसेट हैं आपकी फैमिली के पास, आप उनकी कॉपीज़ टेस्ट करवाएं, नोटरी पब्लिक से करवाएं और फ़ॉरेन ऑफिस से करवाएं। लोग कहते हैं फ़ॉरेन ऑफिस नोटरी से करवा लेते हैं, फ़ॉरेन ऑफिस से नहीं करवाते हो। भाई फ़ॉरेन ऑफिस वालों का कुछ लेना देना नहीं होता। वो ये नहीं कि आपका रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर देते हैं कि इसका ये वैलिड है या नहीं है। वो नोटरी की स्टैम्प को देखेंगे, नोटरी वाले आगे वो आपको कर देंगे कि ये ठीक है, इस बच्चा सही कह रहा है। तो ये आप अगर नोटरी से करवा रहे हो, ज़ाहिर है नोटरी को करवाना ही पड़ेगा आपको। और ये नहीं आप उसको पैसे दोगे आपका काम हो जाएगा। हमारे नोटरी वाले ऐसे होते हैं। तो फ़ॉरेन ऑफिस से मस्ट अटेस्ट करवाना। जब एम्बेसी वाले किसी दूसरे कंट्री के फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट हुआ हुआ कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं तो वो उनके काफ़ी जो शक होते हैं ना वो दूर हो जाते हैं, वो थोड़े से सेटिस्फाई हो जाते हैं उससे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि भाई बैंक स्टेटमेंट
कितनी पुरानी होनी चाहिए और बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? भाई बैंक स्टेटमेंट जो है वो, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपके पास यूरोप जब आप जाओगे तो आपके पास 1 साल में रहने के लिए इतने पैसे होने चाहिए। वो पैसे ऐसे होते हैं कि जो लाटविया की, या जिस तरह मैं रिगा में रह रहा हूँ तो रिगा की जो एवरेज मंथली एक्सपेंस हैं वो तकरीबन 300 से 400 यूरो हैं। तो उन्होंने 300-400 यूरो को मल्टीप्लाई किया है 12 के साथ, तो वो तकरीबन 6,000 बन रहा था उस टाइम। 5100 यूरो मेरे बन रहे थे। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट होती है ना, ये इतनी होनी चाहिए कि जब आप लाटविया के अंदर जाओ तो आपके पास 1 साल के लिए रहने के लिए पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो ये तो पहली बात तो ये है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए मिनिमम, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। ये नहीं है कि अगर पाकिस्तानी वो 11-12 लाख रुपए बनते हैं और आपने गिन के 12 लाख रुपए जमा करवाएं, ऐसे नहीं करना। आपने उनको थोड़े से ज़्यादा शो करने। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आजकल जो चल रहा है वो आप 15 से ऊपर रखवाएं, 15 से 18 लाख के दरमियान, जहाँ पे भी आपको इजी लगता है वो रखवा लें। सेकंड चीज़ ये है कि ये मैं बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि आपके पास बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी होनी चाहिए? अगर आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया, लेट्स सपोज अभी जिस तरह सितंबर इनटेक चल रहा है और आपने जाना है अगस्त के अंदर, आपके वीज़े लगने, तो आपने अभी से बैंक अकाउंट, मतलब ये नहीं है कि बैंक अकाउंट के अंदर आपने पैसे ही ना डलवाओ, आखिरी महीने में जाके डलवाओ। आप उसके अंदर मिनिमम 5 से 6 लाख रुपया आपका इनिशियली होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट के अंदर। मतलब अगर आप 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं तो उसके अंदर जो स्टार्टिंग हो वो 3 लाख तो पड़ा हुआ होना चाहिए। फिर आप उसको नॉर्मल यूज़ के अंदर ले चलो। जैसे आप फ़ॉरेन ऑफिस जा रहे हो टेस्ट करवाने, आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते हो, आप 2,000 निकलवा लेते हो। जिस तरह एक नॉर्मल अकाउंट होता है, आप कहीं भी पैसे चाहिए हों तो आप उससे निकलवा लेते हो। तो वो आपने उसको फिर एज अ रेगुलर यूज़ करना है। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ना 3-4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। ये भी नहीं है कि आप मतलब कि एक ही बार सारे अकाउंट के अंदर पैसे सबमिट करवा दो। अगर आप पैसे सबमिट करवा रहे हो ना, तो 2-3 तरीके से करवाओ। अपनी फैमिली मेम्बर्स को बोलो, लेट्स सपोज आपका भाई है, भाई को बोलो कि जाके करवाए। इन केस वो अगर जब आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है तो उसके ऊपर मेंशन हुआ हुआ होता है कि ये किस बंदे ने कैश डिपॉजिट किया है, अकाउंट ट्रांसफ़र है, क्या है, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि ये मेरा भाई था या ये मेरे फादर थे। किसी थर्ड पार्टी से आए हुए हों ना, तो वो फिर उनका ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं। तो बैंक बैलेंस जो अब आपके पास होना चाहिए वो 15 से 18 लाख होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट आपकी 3 मंथ्स की होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो लोग जॉब कर रहे हों और उनके पास सैलरी स्लिप्स ना हो तो वो उसको कैसे जस्टिफाई करें? ये इसका मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या आंसर दूं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आती है, आप अगर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो आप उनको कह दो कि भाई हमें एक लेटर के ऊपर लिख के दें कि भाई हमारी जो बैंक कंपनी के अंदर जो पे स्लिप्स नहीं होती, वो ऐसे होता है कि आपको हम एट द एंड ऑफ द मंथ हम आपको कैश में दे देते हैं। तो वो आपके अकाउंट के अंदर शो नहीं होगी, लेकिन वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत एम्बेसी को सेटिस्फाई कर लेगी। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा खुद ही अप्लाई कर रहा हो, मतलब सेल्फ स्पॉन्सर हो या उसकी कोई फैमिली का बंदा स्पॉन्सर ना कर रहा हो, उसका अपना बिजनेस हो, तो उसको कितना शो करना चाहिए? अच्छा, जब बिज़नेस की बात होती है ना, तो बिज़नेस का ये मतलब है कि आपके पास 1 मंथ का कम से कम ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए, बाद में लड़के मुझे कहें कि भाई अबरार ने ये कहा था। अबरार आपको दे रहा है फ्री एडवाइस, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, कितना होना चाहिए कम से कम? यार आपका बिज़नेस जो है वो आपका ईयरली 25 से 30 लाख होना चाहिए। मतलब अगर आपका अपना बिज़नेस है और आपकी मंथ की अर्निंग जो है वो उसकी आ रही है 1 लाख से ऊपर, तो वो ठीक है, आप उसको शो कर सकते हो कि भाई ये मेरा बिज़नेस है और मेरी मंथली की इनकम 500-600 यूरो बन जाती है, इससे ऊपर है तो मैं खुद स्पॉन्सर हूँ, तो वो चल जाएगा।
और सेकंड ये है कि अगर एनटीएन है तो एनटीएन लगाना चाहिए, ज़रूर लगाना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो अटेस्टेड हो, जो आपको आपके बिज़नेस को वेरीफाई कर रहा है। एनटीएन आपके ज़ाहिर बिज़नेस को वेरीफाई करता है कि इस बंदे की ट्रांजैक्शंस लीगल हैं, सारा कुछ है, तो वो काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। ये लगाना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन भी है, लगाना चाहिए। अच्छा, छठा ये है कि डेली वेजेस वाले लोग कैसे अपने अकाउंट को मीट कर सकते हैं। ये बड़ा टफ़ क्वेश्चन है। टफ़ क्वेश्चन इस सेंस में कि ये कभी किसी ने मुझसे तो नहीं पूछा और ना मैंने कभी ऐसा कोई केस देखा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर डेली वेजेस हैं तो आप एट द एंड उसको किसी भी मतलब इकट्ठे पैसे ना बैंक अकाउंट में एट द एंड कर दो। लेट्स सपोज आप अगर डेली वेजेस हैं, आप ऐसे कर सकते हो कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप 25-30 हज़ार अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप शो कर सकते हो कि मैं फ़लाँ जगह जॉब कर रहा था। वो है सेम, ये ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ अटैच हो जाता है कि सैलरी स्लिप्स नहीं होती तो मुझे वो कैश देते थे तो मैं खुद उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था। आप ये भी कह सकते हो कि क्योंकि हमारा जो बिज़नेस कल्चर है वो मैं कहीं गांव में या कहीं पे छोटे टाउन में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे इतना वो नहीं है कि वो सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हो और ऑटोमेटेड हो कि बैंक के अंदर सारी चीज़ें हैं। वो कैश देते थे और मैं कैश के थ्रू अपने अकाउंट के अंदर फिल करता था। आप इसका ये कह सकते हो, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसका क्या आंसर करते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि स्टडी गैप वालों को अपने बिजनेस से कैसे कवर कर सकते हैं। स्टडी स्टडी गैप को कैसे कवर करना है। एक्चुअली एक स्टूडेंट था, मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। वो उसका स्टडी गैप तकरीबन 4 ईयर का था। तो उसने ऐसे कवर किया था कि भाई जब मैंने स्टडी कंप्लीट की तो हम अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर रहे थे। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था और हम उसको दूसरे सिटी के अंदर एक्सपेंड कर रहे थे। तो मुझे ना हमारा जो फैमिली बिज़नेस था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, उस बाबा ज़रा अकेले थे, वो अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे ना साथ उनका मतलब उनका साथ देना पड़ा। तो मैंने उनके साथ हेल्प की और उसको एक्सपेंड करने में हेल्प की। तो मेरा जो है ना ये टाइम अपने बिज़नेस के साथ या अपने बिज़नेस को सपोर्ट करने में लग गया। तो ये इसका आंसर हो सकता है और ये बड़ा क्लियर आंसर है कि आपने अपनी फैमिली को किया है। लेकिन उसके लिए फिर आपके पास ना बिज़नेस का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेट्स सपोज आप कह रहे हो कि मैं फ़लाँ बिज़नेस कर रहा था, तो आपके पास होना चाहिए जी कि ये हमारा फ़लाँ बिज़नेस है, तो इसके अंदर मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा था या अपने पापा की हेल्प कर रहा था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अगर किसी का क्वेश्चंस कोई रह गया हो तो मुझे तो या तो मिला नहीं होगा या मैंने वो लिखा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और अपना ख्याल रखिएगा यार। जब हर बंदे का केस डिफरेंट होता है तो फिर क्वेश्चंस करना, रिस्पांस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हाँ, मैं एक बात बताऊं, हम अब जो आंसर करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के साथ करते हैं। कोई हमारा एक्सपीरियंस इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम कहें कि हम हर क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ये भी काफ़ी मुश्किल होता है और हर बंदे का केस भी डिफरेंट होता है। तो मैं सॉरी भी करता हूँ अगर मेरा कोई आंसर गलत हो सकता है। लेकिन एट लीस्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि कैसे इसको टैकल करना है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं।